Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Dear students, we have already studied about order of reaction, rate constant, various problems based on rate constant, order of reaction, etc. Today we are going to move towards next topic, that is molecularity of a reaction. Molecularity of a reaction. Molecularity of a reaction. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, इसको डिस्कस करने पहले कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन या फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेट लॉ। हमने ये कहा था कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टर्म की पावर और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स है रिएक्टेंट्स के, अगर दोनों सेम हों तो वो रिएक्शंस कैसी होती है, सिंगल स्टेप की रिएक्शंस होती है। उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। यानी कि द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप इन वन स्टेप दैट आर कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शंस। सेकंड, ऐसी रिएक्शंस भी हैं जिनमें जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं और रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म की पावर जो है वो दोनों डिफरेंट है, तो वो केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप की नहीं होती, उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। याद रहेगा कि जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस हैं उनको एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। उन रिएक्शंस में जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट है रिएक्टेंट्स में और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म की पावर है, दोनों सेम रहेंगी। बट जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में होती है, उन केमिकल रिएक्शंस में जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं और रेट लॉ एक्सप्रेशन में मोलर कंसंट्रेशन की पावर में जो प्रेजेंट है, दोनों डिफरेंट होंगे। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट, जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन नहीं करते, टकराते नहीं हैं, तब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। अब नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल, कितने एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के साइमल्टेनियसली एक साथ जो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो इसको क्या लिखेंगे, द केमिकल रिएक्शन, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स that collide simultaneously with one another to bring about a chemical reaction, is called molecularity of a reaction, एलिमेंट्री रिएक्शंस को भी हम लिख देते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। The chemical reactions which takes place in one step are called elementary reactions। और जो सिंगल स्टेप में नहीं है तो उनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। द केमिकल रिएक्शंस which takes place in more than one step are called complex reactions, जो एक से ज़्यादा स्टेप में होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के जो स्टेप होते हैं, स्टेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस
complex reactions are called mechanism of reactions, are called mechanism of reaction. So dear students, जो molecularity of reaction है, जो molecularity of reaction है, तो molecularity of reaction simply क्या होता है? It is the sum of molecules of different reactants. molecularity को simply हम क्या लिख सकते हैं? molecularity is simply the sum of atoms या फिर molecules of different reactants that collide simultaneously बस इतना ही है. The sum of atoms molecules of different reactants that collide simultaneously to carry out a chemical reaction, उसको हम क्या बोलते हैं? molecularity बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम बात करें 2NO plus O2 it gives 2NO2. ये कोई केमिकल रिएक्शन है. इस केमिकल रिएक्शन में जो रेट है कि NO की पावर 2 O2 की पावर 1, तो यहाँ पर आप देखेंगे NO इसकी पावर 2 है, O2 की पावर 1 है, यानी कि यहाँ पावर में जो भी है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट के बराबर है. तो जिन केमिकल रिएक्शंस में रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टर्म की पावर कोफिशिएंट्स के बराबर होगी तो वो कौन सी रिएक्शंस होती है? एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं. ऐसे अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन ऑफ O2F2, O2F2 जब डिकम्पोज होता है O2 प्लस F2 में, तो यहाँ पर भी रेट जो होता है किसके बराबर होता है? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ O2F2 की पावर 1. तो यहाँ पर भी एलिमेंट्री रिएक्शन है. एक और रिएक्शन होती है आपकी डिकम्पोजिशन ऑफ 2HI टू गिव H2 प्लस I2. तो यहाँ पर भी रेट जो होता है कि HI रेज टू पावर 2 इसके बराबर होता है. तो इन सभी रिएक्शन से आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म की पावर है वो कोफिशिएंट्स के बराबर है. बट इसका मतलब क्या है? इसका डायरेक्ट ये मीनिंग है कि यहाँ पर जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, 2 और एक 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, तो तीनों मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो 2 हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स 3 हैं, तो ये तीनों एक साथ कोलाइड कर रहे हैं. O2F2 अकेला रिएक्टेंट है तो वो रिएक्शन को कैरी कर रहा है. यहाँ पर 2 HI मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कोलिजन कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी को डायरेक्ट जो है कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं उससे हम लिख सकते हैं. अब बात आती है, अगर हम एक रिएक्शन को कंसीडर करें, रिएक्शन ऑफ ब्रोमाइड विद ब्रोमेट आयन BrO3 माइनस आयन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, it gives 3Br2 AQ plus 3H2O लिक्विड. तो इस केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन, एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस कंसंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पावर 2. एक्चुअल में जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो ये होता है. इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखेंगे Br की पावर 1, BrO3 की पावर 1, H प्लस की पावर 2. बट यहाँ पर कोफिशिएंट्स में अगर देखें Br माइनस की 5 पावर होनी चाहिए थी, कोफिशिएंट 5 है, BrO3 माइनस की तो 1 ही है, H प्लस की पावर 6 होनी चाहिए थी. इसका मतलब क्या है कि दिस केमिकल रिएक्शन इज नॉट ए
सिंगल स्टेप रिएक्शन, दिस इज नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग भी बात करें, 5 Br माइनस आयन, 6 H प्लस आयन 11 और एक ब्रोमेटाइन 12, तो 12 आयन्स या मॉलिक्यूल्स एक साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं कर सकते किसी केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। तो इसीलिए ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं हो सकती है। इट मीन्स दिस इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं सारे के सारे सेम रेट के, सेम स्पीड के नहीं होते। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है 2 स्टेप में हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे एग्जांपल लेकर के, अगर कोई केमिकल रिएक्शन फॉर एग्जांपल 2 स्टेप में हो रही है और उसमें दोनों स्टेप का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, स्पीड जो रिएक्शन की होगी वो सेम नहीं होगी। एक रिएक्शन का स्टेप ऐसा है कि जिसमें स्पीड स्लो होगी और दूसरा ऐसा है जिसमें स्पीड फास्ट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब पूरी रिएक्शन का ओवरऑल रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जो स्टेप रिएक्शन का स्लो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका कारण क्या, ध्यान से सुनेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे बाईसाइकिल है, तो बाईसाइकिल इंडस्ट्री के अंदर या कंपनी के अंदर बाईसाइकिल जहाँ पर तैयार किए जाते हैं वहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं। तो किसी भी सेक्शन में जो है वहाँ पर पैडल की फॉर्मेशन हो रही है, कहीं पर हैंडल्स की फॉर्मेशन हो रही है, कहीं पर रिम्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, कहीं पर उसकी जो सीट है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो फॉर एग्जांपल 4 डिफरेंट जो है, कहीं पर उसका जो चेन का जो मेन एक्सल होता है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो ये मान लो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 5 जो है उसके अंदर डिफरेंट सेक्शन है जहाँ पर साइकिल के डिफरेंट पार्ट तैयार किए जा रहे हैं। अब मान लो कोई एक कंप्लीट साइकिल जो है कब बनेगा? जब सभी सेक्शन से उस साइकिल के सारे पार्ट्स जो है तैयार हो जाएंगे। अब कंप्लीट साइकिल का तैयार होना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा जिस सेक्शन में जो पार्ट की फॉर्मेशन सबसे स्लो है। हम ये मान लेते हैं कि जिस पार्ट में उसकी जो चेन का जो मेन एक्सल है, जहाँ पर चेन चढ़ाई जाती है, वहाँ पर मेन पार्ट जो है वो एक्सल वाला पार्ट वो सबसे लेट बनता है, सबसे स्लो उसकी प्रोडक्शन है। तो कंप्लीट साइकिल तब तक तैयार नहीं हो सकता जब तक कि वो पार्ट तैयार नहीं होगा। इसीलिए कि कंप्लीट साइकिल का बनना या फॉर्मेशन होना उस स्लो स्टेप के ऊपर, स्लो पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 2 या 3 स्टेप हैं तो उस रिएक्शन का एक्चुअल जो रेट होगा, किस स्पीड से रिएक्शन होगी, इट विल डिपेंड ओनली ऑन द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और हर एक स्टेप, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के जितने भी पार्ट्स होते हैं, मतलब जितने भी स्टेप्स होते हैं, ऑल स्टेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो अब हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन, द सीरीज ऑफ स्टेप्स या सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस proposed to account for a reaction, is called mechanism of reactions, is called mechanism of a reaction। इसको हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं सीरीज ऑफ स्टेप्स या एलिमेंट्री रिएक्शंस दैट कोलेक्टिवली कैरी आउट ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट, decomposition of डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। ध्यान से देखेंगे इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है क्या होती है? 2N2O5 डिकम्पोज टू गिव
4NO2 प्लस O2। इस रिएक्शन का जो रेट ला एक्सप्रेशन है वो क्या है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन N2O5 पावर 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंसंट्रेशन रेट ला एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर है दिस इज नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब दिस इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि इस रिएक्शन का रेट N2O5 की 1 पावर 1 कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ऐसा क्यों है, मैकेनिज्म से आपको क्लियर होगा। तो स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होगा देखेंगे, N2O5 डिकम्पोज टू गिव NO2 प्लस NO3। N2O5 जो है डिकम्पोज होता है फर्स्ट स्टेप में, और ये हमारा स्लो स्टेप है। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अनदर N2O5 कंबाइंड विद NO3 टू गिव 3NO2 प्लस O2। दूसरे स्टेप में ये है। तो ये जो स्टेप है हमारा, ये फास्ट स्टेप है। अगर दोनों रिएक्शन को जोड़ करके ओवरऑल रिएक्शन लिखें, करके नहीं दिखाएंगे, यही आएगा। वैसे बता देता हूँ, रिएक्टेंट की साइड ऐड होते हैं तो 1N2O5 1N2O5 2N2O5 हो जाएंगे। NO3 साइड में भी है, NO3 उस साइड में भी है, दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम केमिकल रिएक्शन को ऐड करते हैं तो जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों साइड में सेम हो उनको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। और NO2 और 3NO2 कितना हो गया, 4NO2 और एक ये O2 हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट ला एक्सप्रेशन या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग जो है रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, 1, इसीलिए इसकी पावर में क्या आया हुआ है, यहाँ पर 1 आया हुआ है। क्लियर है ये। अगर इसका मतलब हम क्या बोलें, इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट मीन टू कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कुछ भी नहीं होता। मीन्स क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में हम मॉलिक्यूलैरिटी को कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि उसमें हम सिर्फ किसको कंसीडर करते हैं, स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। हाँ, अगर ये हमें बोलें कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन गिव्स द रेट ला एक्सप्रेशन, एकदम सही बात होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली जो राइट होगा कि किसी भी रिएक्शन का, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्लो स्टेप जो होता है दैट गिव्स द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, उसके अकॉर्डिंग रेट ला अगर लिखें तो वो करेक्ट होगा। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन बोलें तो दैट इज इक्वल टू रेट ला एक्सप्रेशन, दैट इज एग्जैक्टली राइट। ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एग्जांपल से। सेकंड एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे कि जो NO2 और F2 है, NO2 एंड F2, दीज टू कंबाइन टू फॉर्म NO2F। सेकंड स्टेप जो है, सेकंड जो एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 एंड F2 टू गिव NO2F। NO2 एंड F2 मिल करके NO2F देते हैं। इसमें जो रिएक्शन होगी ध्यान से देखें क्या होगा, NO2 2NO2 प्लस F2 इट विल गिव 2NO2F। ये हमारी रिएक्शन है। और इस रिएक्शन का जो रेट ला एक्सप्रेशन है वो क्या है, रेट इज इक्वल टू के NO2 F2, NO2 की पावर 1 F2 की पावर 1। तो इसमें ध्यान से देखें, हमारे पास तो कोफिशिएंट में 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। इसका मतलब जो रेट ला एक्सप्रेशन में मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर है कोफिशिएंट के बराबर नहीं है। इट मीन्स दिस इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, दिस इज नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका क्या होगा, मैकेनिज्म होता है कुछ और होता है मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे क्या है, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, NO2 1 मॉलिक्यूल NO2 का F2 के साथ कंबाइन होता है क्या बनाने के लिए, NO2F, और प्लस में क्या बन जाएगा
एफ, ये जो एफ है अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NO2 के साथ कंबाइंड होता है NO2 प्लस एफ, इट विल गिव NO2F। तो ये हमारा क्या है स्लो स्टेप और ये क्या है फास्ट स्टेप है। तो देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि मोलिकुलरिटी ऑफ स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। मोलिकुलरिटी जो है स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन की वो रेट लॉ एक्सप्रेशन के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर NO2 का 1 मॉलिक्यूल, इसका कोएफिशिएंट 1, F2 का कोएफिशिएंट 1 और यही चीज़ पावर में लिखी हुई है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि NO2 और F2 का कॉम्बिनेशन जो है जो NO2F बना रहे हैं, तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 एंड CO। कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 and CO to give NO and CO2। NO2 and CO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 एंड CO इट गिव्स NO एंड CO2। तो इस रिएक्शन का जो रेट है, रेट ला एक्सप्रेशन हो क्या है, रेट इज इक्वल टू K NO2 की पावर 2। अभी आप ध्यान से देखें यहाँ पर NO2 की पावर 2 है, NO2 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तो हमारे पास कोएफिशिएंट रिएक्शन को देखकर कैसे लिखेंगे NO2 प्लस CO इट विल गिव NO प्लस CO2। यहाँ पर तो एक मॉलिक्यूल है NO2 का, यहाँ पर 2 आ गए। कैसे मैकेनिज्म में देखेंगे स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, NO2 जो है अनदर NO2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा, क्या बनाएगा NO प्लस NO3, NO प्लस NO3 बनाते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा NO3 कंबाइन विद CO इट अगेन गिव NO2 प्लस CO2। ये हमारा क्या स्लो स्टेप है और ये क्या हमारा फास्ट स्टेप होता है। तो जब कंबाइन करेंगे NO2 एक NO2 ये कैंसिल हो गए, NO2 प्लस CO NO3 कैंसिल हो गए, NO2 प्लस CO इट गिव्स NO प्लस CO2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेट ला एक्सप्रेशन है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास एग्जांपल आता है डीकम्पोजिशन ऑफ हाइपोक्लोराइट। डीकम्पोजिशन ऑफ हाइपोक्लोराइट। डीकम्पोजिशन ऑफ हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट जो है इसका फॉर्मूला होता है ClO माइनस। तो रिएक्शन क्या है 3ClO माइनस इट गिव ClO3 माइनस प्लस 2Cl माइनस। ये केमिकल रिएक्शन है और इसका जो रेट है इट इज इक्वल टू K ClO माइनस की पावर 2। रेट इज इक्वल टू K ClO माइनस की पावर 2। इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे करता है, देखेंगे इसमें स्टेप फर्स्ट ClO माइनस प्लस ClO माइनस इट गिव्स ClO2 माइनस प्लस Cl माइनस। तो ClO माइनस और ClO माइनस ये हमारा जो है स्लो स्टेप है और ClO2 माइनस ज़्यादा प्लस में Cl माइनस बनाता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो थर्ड ClO माइनस बच गया था वो किसके साथ कंबाइन होता है ClO2 माइनस के साथ कंबाइन होता है। ये फास्ट रिएक्शन है। यहाँ से बनेगा ClO3 माइनस प्लस में क्या हो जाएगा
ClO3 माइनस प्लस, अब देखो 2 Cl यहाँ पर 2 Cl माइनस यहाँ पर रिलीज होगी, 1 और 1 2 हो गया तो 1 ही होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या है, ClO माइनस प्लस ClO2 माइनस ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस हो जाएगा। तो एक Cl यहाँ से, एक Cl यहाँ से, 2 Cl माइनस हो गया, ClO3 माइनस हो गया, ClO2 माइनस क्या होगा, कैंसल। तो हमारे पास 1 2 3 ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, यही आएगा हमारे पास। और एक्चुअल में देखो ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करने वाला स्टेप होता है स्लो स्टेप, और उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसमें देखो जो कोफिशिएंट है, इसका 1 इसका 1, तो पावर में कितना है, 2 दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे इसके अलावा कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी भी हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन जो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 in presence of I minus in alkaline medium। इसकी रिएक्शन जो देखेंगे 2H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ I माइनस और एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, 2H2O प्लस O2 में डिकम्पोज हो जाता है। इसका जो रिएक्शन का रेट है, रेट इज इक्वल टू के H2O2 और कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के H2O2 और I माइनस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है ध्यान से देखेंगे। इसका जो स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट इसमें क्या होगा, H2O2 प्लस I माइनस, ये स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, इट गिव्स H2O प्लस IO माइनस। जैसे ClO माइनस को क्या बोला, हाइपोक्लोराइड, IO माइनस क्या बोला जाएगा, हाइपो आयोडाइड। ये हमारा स्लो स्टेप पर फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अनदर जो H2O2 है, H2O2 प्लस IO माइनस, H2O2 प्लस IO माइनस, इट गिव्स H2O प्लस O2 प्लस I माइनस। देखो H2O2 प्लस IO माइनस ने H2O प्लस O2 प्लस I माइनस, तो I माइनस दोबारा से रिलीज हो गया, फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ, सेकंड में रिलीज हो गया, बट रिएक्शन का रेट जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये स्लो स्टेप में प्रेजेंट है। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट भी 1, इसलिए दोनों की पावर में क्या आया हुआ है, यहाँ पर 1 आया हुआ है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपको सॉरी, यहाँ से क्या क्लियर हो आपको कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन गिव्स द रेट लॉ इक्वेशन या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी, अब इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देंगे, तो ध्यान से देखेंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को हम अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस dr/dt इज इक्वल टू के a रेज टू पावर अल्फा b रेज टू पावर बीटा। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए ये कंसीडर केमिकल रिएक्शन A प्लस B इट गिव्स C प्लस D। इस केमिकल रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे dr/dt डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है। डिफरेंशिएशन में इसका मतलब क्या है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन,
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रेट, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रेट। और dr by dt क्या होता है, इट गिव्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसी केमिकल रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है, बट वी हैव टू इंटीग्रेट, हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। क्यों? क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आंसर क्या है उसका? देखो, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में इंस्टेंटेनियस रेट यूज हुआ है, और आपने जब इंस्टेंटेनियस रेट या एवरेज रेट का जो लेक्चर पढ़ा था वहां पर आपने पढ़ा था कि ग्राफ से, प्लॉट से, कंसंट्रेशन और टाइम का जो ग्राफ है उस ग्राफ से अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करना हो एट एनी टाइम t, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ रिएक्शन जो है उससे हमें इंस्टेंटेनियस रेट का पता चलता है। बट ये जो मेथड है इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करने का, दैट इज लेस एक्यूरेट एंड देयर मे हैव चांसेस ऑफ एरर। वहाँ पर एरर के चांसेस हो सकते हैं, और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका जो कन्वीनियंट मेथड नहीं होता, ये वहाँ पर एक्यूरेसी नहीं होती। तो अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेटेड रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो उससे क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट इक्वेशन आएगी, और डिफरेंट इक्वेशन जो होगी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, टाइम, या फिर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी। तो वहाँ पर हम आसानी से डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं, और डिफरेंट ऑर्डर का आसानी से पता चल जाता है रेट ऑफ इक्वेशन से। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर हम डिस्कस करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम जो हमने पढ़ा है अभी तक उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, असाइनमेंट आपको देने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। So dear students, this is assignment for today as given here. See these chemical reactions carefully and try to solve these numerical problems also. Thank you and have a nice day.